हेलो। मैं हिमांशु त्यागी आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस क्लास में हम कर रहे हैं जीके जीएस के और करंट के प्रैक्टिस सेट। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं और अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो क्या कह देंगे, केंद्र सरकार के पास है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, 4 ऑप्शन इसमें दे रखे थे। तो किसके पास है अवशिष्ट विषयों पर कौन विधि बना सकता है? केंद्र सरकार विधि बना सकती है। क्योंकि जो अनुसूची है सातवीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिनमें एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और इसके बाद एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती हैं। राज्य सूची पे राज्य सरकार नियम बना सकती है और संघ सूची पे नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो जो क्वेश्चन है हमारा पहला कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो क्या कह देंगे, केंद्र सरकार के पास है। इसके बाद उच्च न्यायालय के संबंध में अगर बात करें, अगर अनुच्छेद पूछ ले कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो क्या कह देंगे, उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल कहां से कहां तक है? क्या कह देंगे, 214 से 232 तक आर्टिकल है, जिनमें सारे उच्च न्यायालय की व्याख्या करी गई है। आर्टिकल 214 से 232 तक। अगर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद पूछता है तो कह देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक जो अनुच्छेद है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। भाग कौन सा है, किस भाग से संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय, किस भाग में दिया गया है? तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो किस भाग में दिया गया है उच्च न्यायालय से संबंधित? उच्च न्यायालय से संबंधित जो व्यवस्था है संविधान के भाग 6 में दी गई है। तो याद रखेंगे कि किस भाग में व्यवस्था है और कहां से कहां तक आर्टिकल है। इसके बाद राज्य सरकार से संबंधित अगर बात करें तो राज्य सरकार की जो व्यवस्था है वो किस में करी गई है? वो भी भाग 6 में करी गई है। भाग 6 में करी गई है। और राज्य सरकार यानी विधानमंडल, जैसे हम पढ़ते हैं केंद्र सरकार के संबंध में संसद, उसी प्रकार राज्य सरकार के संबंध में क्या कर पढ़ते हैं? विधानमंडल। तो विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है? विधानमंडल 2 सदन से मिलकर बनता है, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि विधान परिषद की व्यवस्था हर स्टेट में नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद विधानमंडल की संरचना किस आर्टिकल में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या विधानसभा की संरचना किस आर्टिकल में, या विधान परिषद की संरचना किस आर्टिकल में, या विधान परिषद अभी तक कितने राज्यों में है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में तुम्हें बता चुका था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो कुतुब परिसर के अंतर्गत नहीं आता है? ये पूछ रहा है कि जो कुतुब परिसर के अंतर्गत नहीं आता, वो नहीं बताना कि जो कुतुब परिसर के अंतर्गत है, बल्कि वो बताना है जो कुतुब परिसर के अंतर्गत नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा या कुव्वत उल इस्लाम। यह है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो क्या कह देंगे, कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? तो बुलंद दरवाजा है जी। क्या कह देंगे, बुलंद दरवाजा है। इसके बाद कुतुब मीनार से संबंधित अगर बात करें तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ये क्वेश्चन कुतुब मीनार से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो क्या कहते हैं, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या कह देंगे, इल्तुतमिश के द्वारा। क्या कह देंगे, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुब मीनार की मरम्मत या चौथी मंजिल
मरम्मत के रूप में क्या चौथी मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई, तो क्या कह देंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक है और इल्तुतमिश है, ये किस वंश से संबंधित है, गुलाम वंश से। क्या कह देंगे गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करी गई थी। और फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंधित है। तुगलक वंश से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था कौन, फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे। इसके बाद है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में अभियान का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में अभियान का नेतृत्व किसने किया। देखो महाराष्ट्र में पूछ रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये नहीं पूछ रहा कि विधवा पुनर्विवाह की जो शुरुआत है किसके प्रयासों से हुई या इसका नेतृत्व किसने किया, बल्कि महाराष्ट्र दे के पूछा है कि महाराष्ट्र में किसने करी। तो महाराष्ट्र में किसने करी, क्या कह देंगे विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। अगर ईश्वरचंद विद्यासागर कई माइंड मारा होगा, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व करा था इस आंदोलन का। तो ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, इन्होंने जो इसका नेतृत्व करा था वो बंगाल में करा था। बंगाल में इन्होंने इसका नेतृत्व करा था। विधवा पुनर्विवाह का जो आंदोलन था इसका नेतृत्व ईश्वरचंद विद्यासागर ने बंगाल में किया था। और जो विष्णु परशुराम पंडित हैं, इन्होंने करा था महाराष्ट्र में। इन्होंने कहाँ करा था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, याद रखेंगे। और जो विधवा पुनर्विवाह है इसको पारित किसके द्वारा किया गया, पारित किसके द्वारा किया गया, तो कह देंगे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। और इसका आंदोलन बंगाल में किसने करा था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और महाराष्ट्र में पूछता है तो विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का पहला मैच कहां खेला जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आप सबको पता ही है कि जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो 2023 में होने वाला है। तो पूछ रहा है कि कहां खेला जाएगा, तो क्या कह देंगे मोटेरा में खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा, मोटेरा में खेला जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद दिया हुआ है, तो अहमदाबाद से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस आईसीसी 2024 का वर्ल्ड कप है, इसमें जो भारत और पाकिस्तान का पहला मैच होना है वो कहाँ होएगा, अहमदाबाद में। भारत और पाकिस्तान का जो पहला मैच है इस वर्ल्ड कप में वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है जिसकी शुरुआत सबसे पहले मोटेरा में होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला मैच है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा, याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि पूर्ण भारत प्रथम बार यानी पहली बार पूर्ण रूप से मेजबान देश है। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए उनमें पूर्ण रूप से मेजबान नहीं था, बल्कि सहायक मेजबान के रूप में था। सहायक मेजबान के रूप में था। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए भारत की उसमें भी भूमिका रही। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए उनमें भी भारत ने जो है भूमिका निभाई है, लेकिन वो सहायक मेजबान के रूप में था। ये पहली बार है जो भारत पूर्ण मेजबान देश के रूप में भूमिका निभा रहा है। तो याद रखेंगे सबसे पहला मैच कहाँ खेला जाएगा, मोटेरा में खेला जाएगा। और उसके बाद जो भारत पाकिस्तान का सबसे पहला मैच कहाँ खेला जाएगा, वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य भूमि के बीच की पट्टी को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है। यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है जिसे हम कह सकते हैं जो उर्वरक भूमि है, और इधर भी उर्वरक भूमि है, और बीच में क्या है,
पट्टी है, तो इस पट्टी को पूछ रहा है क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा है क्षेत्र कहते हैं, सीता कहते हैं, पर्जन्य कहते हैं, या खिल्य कहते हैं। खिल्य, ये गलत टाइप हो रहा है, ये क्या है भैया, खिल्य। तो क्या कहते हैं, खिल्य कहते हैं। याद रखना, उपजाऊ जो कृषि योग्य भूमि है उसके बीच की जो पट्टी होती है उसे खिल्य कहा जाता है। इसके बाद इसमें एक इंपोर्टेंट शब्द दिया हुआ है सीता। तो सीता से क्या बात याद रखनी है, जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में जो हल से जुताई की जा रही थी, तो हल के जो निशान थे, हल की जो नालियां थी, हल की नालियां, क्योंकि हल से जब जुताई करते थे तो उनसे नाली बन जाती हैं, तो हल की जो नालियां थी उन्हें सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज पूछता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैं इसे बताना चाह रहा हूं कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो क्या कह देंगे, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो क्या कह देंगे, 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। याद रखना भैया। ऋग्वेद जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता में जो समय है वो दो भागों में विभाजित है काल। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और एक उत्तर वैदिक काल, तो जो ऋग्वैदिक काल है इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है, और जो उत्तर वैदिक काल है इसमें बाकी के तीनों वेदों की रचना हुई है। जो बाकी के 3 वेद हैं वे कौन कौन से हैं, सामवेद की रचना हुई है, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। याद रखेंगे। ऋग्वेद में कौन से मंत्र हैं जिनका इस देवों की स्तुति के लिए प्रयोग किया जा रहा था, क्या कहेंगे, जिनका प्रयोग देवों की स्तुति के लिए, देवों की स्तुति यानी उनकी प्रशंसा में जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वो ऋग्वेद में, और सामवेद में गायन से संबंधित मंत्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामवेद से बना है। सामवेद में जो मंत्रों का उल्लेख है वो गायन से संबंधित है, और गायन की जो उत्पत्ति हुई है, गीत की जो उत्पत्ति हुई है वो सामवेद से हुई है। याद रखना। इसके बाद यजुर्वेद में कौन से मंत्र हैं, यज्ञ से संबंधित, जो यज्ञ किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जा रहे थे उनसे संबंधित जो मंत्रों का उल्लेख था वो यजुर्वेद में मिलता है। और अथर्ववेद में कौन सा मिलता है, अथर्ववेद में जादू टोना और जो टोने टोटके होते हैं इस प्रकार के, ये मंत्र किस में मिलते हैं, अथर्ववेद में मिलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसकी समवर्ती सूची में शामिल है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, दंड प्रक्रिया। तो क्या कह देंगे, जो दंड प्रक्रिया विषय है ये 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। जो दंड प्रक्रिया का विषय है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद जो पुलिस है, कारागार है और लोक व्यवस्था है, ये तीनों ही किस सूची में है, कह देंगे राज्य सूची में है। तीनों किस सूची में है, राज्य सूची के विषय हैं। ये तीनों ही राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस भी, कारागार भी, लोक व्यवस्था भी, ये राज्य सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया ये समवर्ती सूची का विषय है। याद रखेंगे। जो 7वीं अनुसूची थी, मतलब जो 7वीं अनुसूची मैंने आपको पढ़ाई थी, जो 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूची दी गई है भैया। 3 सूची कौन कौन सी दी गई है, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुमसे बता रहा था।
जो राज्य सूची है इस पे जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे विधि बनाने का अधिकार राज्य के पास है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय है, जो संघ सूची है उसमें तो एक तरफा अधिकार केंद्र का है ही, अगर राज्य सूची या समवर्ती सूची का कोई ऐसा विषय है जिस पर नियम बनाने के लिए विवाद उत्पन्न है, मान लो समवर्ती सूची का कोई विषय है और केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है, तो ऐसी कंडीशन में भी केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्ति होती है और राज्य सूची के विषय में भी केंद्र के पास कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिक शक्ति होती है। तो राज्य सूची के विषयों में भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। ये व्यवस्था मैंने तुम्हें बताई थी जब मैं संविधान पढ़ा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि जो 1 2 3 4 यहाँ जो सूची दी गई है इन्हें इस सूची से मैच करना है कि कौन सी से मैच करती है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, और देखना है कि ये जो 4 सूची दी गई है इनमें किससे मैच करती है। नियामक अधिनियम 1773, पीट्स इंडिया अधिनियम 1774, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है ये किससे संबंधित है, क्या कह देंगे, पीट्स इंडिया अधिनियम 1774 से संबंधित करेंगे। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसका मिलान कहां करेंगे, नियामक अधिनियम 1773 करेंगे। इसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये ही नियामक अधिनियम भी है, याद रखना, परेशान नहीं होना, शब्द चेंज कर देगा तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद है इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, यानी कि जो इंग्लिश मिशनरी हैं उन्हें भारत में, मिशनरी माने जो ब्रिटिश धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की जो अनुमति है वो किस अधिनियम द्वारा मिली ये बताना है। तो क्या कह देंगे, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा मिली। इसके बाद है गवर्नर जनरल को परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, जो गवर्नर जनरल थे उनकी परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये कौन से आर्टिकल के, कौन से अधिनियम के द्वारा कह देंगे, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक है। जो पहला ऑप्शन है उसका मिलान किससे कर रहे हैं हम, 2 से, और स्टार्टिंग में तो या तो बी में है या डी में है, तो ए और सी तो गलत हो जाएंगे। इसके बाद देखना है जो सर्वोच्च न्यायालय का है उसकी मिलान किससे कर रहे हैं हम, नियामक अधिनियम में 1773 में, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे फर्स्ट किस में, बी में, तो बी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, 2 1 3 4, ये ठीक हो जाएगा, याद रखना। जो नियंत्रण परिषद है इसका मतलब है जो एक्ट 1784 था इसके द्वारा 2 बोर्ड की स्थापना करी गई थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और एक व्यवस्था करी गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये जो नियंत्रण परिषद है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है इसी से संबंधित है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है ये किसके लिए लाया गया था, तो कह देंगे राजनीतिक मामलों के लिए, ये राजनीतिक मामले देखता था, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये प्रशासनिक मामले देखता था, कंपनी के प्रशासनिक मामले देखता था, याद रहेगा। इसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है ये नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा की गई। तो यहाँ जो 1773 जो नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, तो क्वेश्चन पूछ लेता है वो किस सन में करी गई, तो कह देंगे सन कौन सा था, 1774 में, 1774 ईस्वी में। और अगर पूछ ले कि इसमें कितने न्यायाधीश थे, तो 3 + 1 कुल 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश, एक इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम पूछ लेता है कई बार, तो क्या कह देंगे, जो मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम क्या है, सर एलिझा
इम पे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश हैं इनके नाम अगर पूछ ले तो क्या कह देंगे, हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर, और लिमेंस्टर, याद रहेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आया उसका नामकरण किसने किया, कौन सा, क्या नाम था उसका, मोचा। जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया मोचा, उसका नामकरण किसने किया था। तो ऑप्शन दे रखा है श्रीलंका, बांग्लादेश, यमन और म्यांमार। तो क्या कह देंगे, यमन। यमन के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था मोचा, उसका नाम जो मोचा रखा वो यमन के द्वारा रखा गया था। अगर इससे प्रभावित देश पूछा कि कौन कौन से देश इससे प्रभावित हुए, तो इसका नाम किसने रखा था, म्यांमार ने। अगर प्रभावित देश पूछ ले, प्रभावित, तो क्या कहेंगे, कौन कौन से देश इस मोचा जो चक्रवात था इससे प्रभावित हुए, तो क्या कहेंगे, इससे प्रभावित हुए बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार ये प्रभावित हुए। इसके बाद अगर पूछ ले कि अभी जो हाल ही में चक्रवात आया है गुजरात में, ये आया था बंगाल की खाड़ी में, और वो कहाँ आया था, गुजरात में, गुजरात में आया था। उससे प्रभावित अगर पूछ ले तो क्या कह देंगे, जो गुजरात में आया था उसका नाम क्या था, बिपरजोय, बिपरजोय। किसने किया था नामकरण, अगर नामकरण पूछ ले तो किसने करा, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने। प्रभावित क्षेत्र पूछ ले तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिपरजोय नामकरण किया गया, किसने करा, बांग्लादेश ने करा। और प्रभावित क्षेत्र ये थे, ठीक है, याद रखेंगे, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो क्या कह देंगे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। किसमें किया जाएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, जो आईसीसी के द्वारा जो T20 विश्व कप कराया जाता है, आईसीसी के द्वारा जो T20 विश्व कप कराया जाता है वो 2024 में कहाँ कराया जाएगा, किन देशों में कराया जाएगा 2024 में। तो क्या कह देंगे, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराया जाएगा। इसके बाद अगले ऑप्शन दे रखे हैं कि भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका में जो कराया जाएगा वो 2026 में कराया जाएगा, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराया जाएगा 2028 में, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में कराया जाएगा 2030 में, याद रखना। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा। तो कह देना 2024 में जो आईसीसी T20 विश्व कप कराया जाएगा वो अमेरिका और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में कराया जाएगा। और इसके बाद भारत और श्रीलंका में जो कराया जाएगा वो 2026 में कराया जाएगा। जो 2028 में वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कराया जाएगा। जो 2030 में कराया जाएगा वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच कराया जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का कोऑपरेटिव केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है। भारतीय स्टेट बैंक का कोऑपरेटिव क्षेत्र, भारतीय स्टेट बैंक का कोऑपरेटिव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, जो कोऑपरेटिव केंद्र है। तो क्या कह देंगे, मुंबई में स्थित है। जो एसबीआई है, एसबीआई का जो कोऑपरेटिव क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, एसबीआई का कोऑपरेटिव क्षेत्र कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है, याद रहेगा। इसके बाद एसबीआई से संबंधित इंपोर्टेंट बात पूछता है कि एसबीआई का जो गठन हुआ था इससे पहले ये किस नाम से जाना जा रहा था। एसबीआई, एसबीआई गठन से पहले एसबीआई को किस नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक,
इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। और जो इंपीरियल बैंक है इसका जो गठन करा था 3 बैंकों को मिलाकर करा था, 3 बैंकों के संयुक्त रूप से इसका गठन करा गया था। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बम्बई। बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों के संयुक्त, इन 3 बैंकों का संयुक्त करके इंपीरियल बैंक का गठन करा गया और उसके बाद इंपीरियल बैंक ही क्या बना, एसबीआई बैंक बना। जो बैंक ऑफ मद्रास है ये बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता का ही, जो बैंक ऑफ बंगाल है बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ कलकत्ता का संयुक्त रूप है और उसके बाद इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल और इंपीरियल के बाद एसबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो एसबीआई है इसकी जो मार्केट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग ये तीसरे नंबर पे है। इससे पहले अगर सेकंड नंबर की बात करें तो कौन सा आ जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। और अगर सेकंड नंबर की बात, फर्स्ट नंबर की बात करें, सेकंड पे कौन सा आ जाएगा, आईसीआईसी बैंक आ जाएगा। और फर्स्ट पे कौन सा आ जाएगा, अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। और थर्ड पे कौन सा है, एसबीआई। थर्ड पे कौन सा है, एसबीआई बैंक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनसंख्या का कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 20 से 60 वर्ष की आयु, 60 वर्ष से अधिक आयु, 50 वर्ष से अधिक आयु, 0 से 14 वर्ष आयु। तो ये कह रहा है कि कौन सा जनसंख्या का समूह ऐसा है जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष आयु का जो समूह है ये आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर क्या लगा देंगे, 60 वर्ष से अधिक आयु, तो ये गलत हो जाएगा। 60 वर्ष से अधिक आयु नहीं, 0 से 14 वर्ष तक का, 0 से 14 वर्ष तक के जो आयु समूह है ये आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। ठीक होगी बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो इसमें क्या दिया गया है, एलिफेंटा, सिरवन बेलगोला, ये सिरवन बेलगोला, सिरवन बेलगोला, खजुराहो और सांची। और इधर दिए हैं स्तूप, मंदिर, गुफा और मूर्ति। तो तुम्हें पता है जो एलिफेंटा है ये किस लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंटा गुफा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है सिरवन बेलगोला, सिरवन बेलगोला मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है पेपर में, याद रखना। एलिफेंटा की गुफाएं हैं, सिरवन बेलगोला में मूर्ति है, और किसकी मूर्ति है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने के बाद जो संलेखना विधि से शरीर का त्याग कर दिया था, तो वो मूर्ति भी सिरवन बेलगोला में मिलती है। खजुराहो में मंदिर है और सांची के क्या है, स्तूप है। याद रहेगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है, वैल्यू पूछ रहा है प्रमुख याम्योत्तर की। ऑप्शन दिए हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री अक्षांश या 180 डिग्री देशांतर। तो क्या कह देंगे, 0 डिग्री देशांतर। जो 0 डिग्री देशांतर है ये प्रमुख याम्योत्तर का मान है, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि अक्सर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्लोब आप सभी ने देखा होगा, तो ग्लोब में जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं ये अक्षांश और देशांतर ये रेखाएं होती हैं। ये वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें पड़ी रेखा कहते हैं। ये वाली जो रेखाएं हैं पड़ी रेखा होती हैं ये, और ये क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं, इन्हें बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और ये वाली जो रेखा होती हैं इस प्रकार से, ये क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं क्या,
देशांतर, क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा बोलते हैं। अब ये जो 0 डिग्री पे होती है, इस प्रकार से जो 0 डिग्री पे होती है, यहाँ जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश पे जो रेखाएं होती हैं, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या एक और नाम से जानते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इनमें दूरी कितनी होती है, देखो जो एक अक्षांश है और एक अक्षांश से जो दूसरे अक्षांश के बीच दूरी है वो 1 डिग्री की होती है। कितनी होती है, 1 डिग्री की दूरी होती है। और इस प्रकार ये इस प्रकार से टोटल जब यहाँ मिलती है तो ये टोटल कितनी संख्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ आके तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये टोटल कितनी हो जाती है, क्या कह देंगे, 90 रेखाएं हो जाती हैं। कितनी अक्षांशीय रेखाएं हो जाती हैं, 90। और इधर 90 इधर हो जाएंगी तो टोटल कितनी हो जाती हैं, 180 हो जाती हैं। 180 अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से जो होती हैं, ये इस प्रकार से 180 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं टोटल ऐसे। इसके बाद जो यहाँ होता है बिंदु पे, ये जो बिंदु पे होती है, अगर इन दोनों को काउंट ना करें तो कितनी हो जाएंगी, 178 हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना 180 या 178 इस प्रकार से जो अक्षांश होती हैं। और ये जो होती है इस प्रकार से, ये क्या होती है, ये देशांतरीय रेखा होती है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नानघाट नासिक एवं सांची के अभिलेख निम्न में से किस राज्य परिवार का उल्लेख करते हैं। तो क्या कह देंगे, कण्व वंश का करते हैं, सातवाहन वंश का करते हैं, मित्र का करते हैं, चेदी वंश का करते हैं। तो क्या कह देंगे, सातवाहन वंश का करते हैं। किसका करते हैं, सातवाहन वंश का करते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो क्या कह देंगे, सीमुख। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी, स्थापना किसने करी भैया, तो क्या कह देंगे, स्थापना सीमुख के द्वारा की गई। और सातवाहन वंश से इंपोर्टेंट बात क्या है कि इनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। इनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। पूछता है ना क्वेश्चन में कि शीशे के सिक्के, सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं या तांबे चांदी की मुद्राएं किसने जारी करी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो सातवाहन से संबंधित क्या बात याद रखनी है कि इनके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। स्थापना किसने करी, सीमुख ने करी। इसके बाद कण्व वंश है। कण्व वंश की स्थापना अगर पूछ ले तो क्या कह देंगे, कण्व वंश की स्थापना, जो कण्व वंश है इसकी स्थापना किसने करी, तो क्या कह देंगे, वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की गई। ठीक है भाई, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन, ये गलत था मैंने सही कर दिया, ध्यान रखना, क्वाड है ये। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जो अगला वर्ष है 2024 में, उस 2024 में जो क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कह देंगे, भारत करेगा जी। 2024 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत देश करेगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो 2000, क्योंकि अब क्या चल रहा, 2023 चल रहा, 2023 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो क्या कह देंगे, जापान। 2023 का अगर पूछ ले तो उसकी मेजबानी जापान, और 2024 का अगले वर्ष का भारत। अब ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन है इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। ये चारों इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। ये चारों ही इसके सदस्य देश हैं क्वाड शिखर सम्मेलन के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान समय में माननीय नहीं, ये मान्य है, यह क्या, मान्य। वर्तमान समय में मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो मान्य अनिवार्य विटामिन है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो 11, 4, 2, 13 कितने हैं, तो क्या कह देंगे, कुल 13 हैं। कितने हैं कुल विटामिन वर्तमान में, 13 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। देखो जो विटामिन है ये 2 प्रकार के होते हैं विटामिन।
एक तो ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, और एक ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। तो जो विटामिन बी है इसकी कुछ अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? देखो, विटामिन B1 है होता है, विटामिन B2, विटामिन B3, और इसके बाद विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B7, और इसके बाद विटामिन B9 और विटामिन B12। ये टोटल कितने होते हैं? 13 विटामिन होते हैं। अब देखो, विटामिन के से संबंधित इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है कि विटामिन के से संबंधित क्या बात है। जो विटामिन के है, विटामिन के, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, जैसे चोट लग जाती है तो उस कुछ समय बाद खून बहना बंद हो जाता है और हम देखते हैं उस पर क्या लग जाता है, एक परत सी जमा हो जाती है। तो वो जो परत है उसे क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जिसे हम बोलते हैं ब्लड क्लोट। तो ब्लड क्लोट में कौन सा विटामिन सहायक है? तो क्या कह देंगे? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके बाद है विटामिन डी। इसे ये कहाँ से मिलता है? सूर्य की किरणों से मिलता है। और क्या बोलते हैं? गरीबों का विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबों का विटामिन बोलता है, गरीबों का विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन ऐसा सूर्य किरणों से कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि रक्त को जमाने का काम कर रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? तो हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन होता है, ध्यान रखना, ब्लड में घुला हुआ एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन, जो हिपेरिन प्रोटीन होता है ये शरीर के अंदर ब्लड में घुला हुआ होता है और ये शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। कौन सा? हिपेरिन। अगर क्वेश्चन पूछ ले शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है, तो हिपेरिन। और जब रक्त शरीर से बाहर निकलता है तो उस समय रक्त का थक्का जमाने का काम कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन के करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी से अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो क्या कहेंगे? सबसे अधिक जो पाया जाता है आंवले में पाया जाता है। आंवला, सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद विटामिन ई भी याद रख लेना। देखो मुझे याद आ गया, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विटामिन ई से भी। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। किसे? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। किस में मिलता है? प्रचुर मात्रा में। अंडे में मिलता है, मांस में मिलता है विटामिन ई, और चुकंदर में मिलता है। चुकंदर में भी विटामिन ई पाया जाता है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? सिट्रिक एसिड, एथिलीन, कैल्शियम कार्बोनेट या एसीटोन? तो क्या होता है भैया? क्या कह देंगे? एसीटोन होता है। जो नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? एसीटोन उपस्थित होता है। नेल पॉलिश रिमूवर क्या है कि जैसे
नाखूनों पे जो नेल पॉलिश लगाई जाती है अलग अलग कलर की, और उसको जब हटाना होता है तो उस जिस पदार्थ का, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें एसीटोन होता है, जिस कारण वो वहां से रिमूव हो जाती है, हट जाती है, नाखूनों पे से हट जाती है। इसके बाद यहाँ विकल्प दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताएंगे सभी फटाफट, क्या होता है? CaCO3। मैं पिछली वीडियो में बता चुका था आपको पहले प्रैक्टिस सेट में कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस चीज में सहायक है? जैसे हमने देखा एसीटोन क्या करता है, नाखून से जो नाखून पॉलिश होती है उसे रिमूव करने का काम करता है। उसी प्रकार जो हमारी पानी की बोतलें होती हैं वो अगर अंदर से खराब है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से उसे साफ कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किस में मिलता है? अंडे के छिलके में मिलता है। जो अंडा होता है अंडे के छिलके में मिलता है। यानी अगर अंडे के छिलके से पानी की बोतल को साफ किया जाए छिलके से तो क्या क्या मिल जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें, और वो सफा हो जाएगा अंडे के छिलके। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। राष्ट्रपति को अप्रत्याशित खर्च के संबंध में धन देने का अधिकार किस कोष से है? मतलब जो अप्रत्याशित का मतलब समझते हैं पहले। अप्रत्याशित क्या है? अप्रत्याशित माने जिसकी आशा न की गई हो, जो अचानक से खर्च आ गया हो। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, केंद्र सरकार के अनुदान से, या धन विधेयक से। तो क्या कह देंगे? आकस्मिक निधि से। अप्रत्याशित खर्च के संबंध में अगर धन उपलब्ध कराना है तो कौन कराएगा? राष्ट्रपति कराते हैं। किस निधि से? आकस्मिक निधि से कराते हैं। अगर संचित निधि से धन निकालना उस समय पॉसिबल नहीं है, मान लो संसद का सत्र नहीं है और अचानक से धन की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था करी गई है और आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में भी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन था, वो बताया था मैंने तुम्हें। इसके बाद है धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित तुम्हें क्या बात याद रखनी है? क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है धन विधेयक। मैं बता देता हूं, धन विधेयक से संबंधित तुम्हें दो आर्टिकल याद रखने। एक तो याद रखना आर्टिकल 109 और एक तुम्हें याद रखना है आर्टिकल 110। दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है धन विधेयक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 109 में क्या कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा सबसे पहले। और आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक की चर्चा करी गई है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और लोकसभा की एक तरफा शक्ति होती है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये निर्णय भी कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। जो लोकसभा स्पीकर होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो धन विधेयक के संबंध में तुम्हें ये 3-4 बात याद रखनी है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा की केवल 14 दिन उसे अपने पास रोकने की शक्ति होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। 109 110 धन विधेयक से संबंधित है, एक केवल लोकसभा में लाया जाएगा, ये बात 109 में करी गई है और 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये चर्चा कौन करता है? लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करते हैं। याद रहेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इससे संबंधित ये सारी बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 20। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। तो क्या कह देंगे? मिजोरम। कहाँ लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो मिजोरम में लागू होते हैं। इसके बाद 6ठी अनुसूची क्या है देखते हैं, पढ़ते ध्यान से। देखो 6ठी अनुसूची में क्या कह रखा है, जो 6वीं अनुसूची है उसमें कहा है कि जो 80 mm का मतलब है, ए का मतलब है असम, टी का मतलब है त्रिपुरा, एम का मतलब है मिजोरम, और जो दूसरा में इसका मतलब है मेघालय। त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के लिए 4 विशेष प्रशासन की व्यवस्था करी गई है। जो इन 4 राज्यों में SC ST समुदाय है उसके लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था करी गई है। अगर आपसे पूछ ले अनुसूची फर्स्ट में क्या है, तो क्या कहेंगे? अनुसूची फर्स्ट में क्या है?
अनुसूची फर्स्ट में संघ व राज्यों का उल्लेख है, संघ व राज्यों का उल्लेख है अनुसूची फर्स्ट में। क्या है अनुसूची फर्स्ट में? संघ व राज्यों का उल्लेख है। कितने राज्य हैं वर्तमान में? राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं और संघ राज्यों की बात करें तो 8 संघ राज्य हैं। 8 कितने हैं? क्या है? संघ राज्य हैं। इसके बाद अनुसूची 2 में अगर आपसे पूछ ले तो क्या कह देंगे? शपथ, वेतन और भत्ते, शपथ नहीं, वेतन, भत्ते और पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा करी गई है। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? अनुसूची 3 में है शपथ संबंधी ज्ञान, शपथ प्रति ज्ञान। अगर अनुसूची 4 में पूछ ले तो अनुसूची 4 में क्या कहा गया है? अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। इसके बाद अनुसूची 5 में क्या व्यवस्था करी गई है? अनुसूची 5 में है SC ST से संबंधित है प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूची 6 में क्या है? जो 4 राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनसे संबंधित प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूची 7 में क्या व्यवस्था करी गई है? अगर अनुसूची 7 आपसे पूछ ले तो क्या कह देंगे? अनुसूची 7 में है 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनमें अलग अलग विषय दिए गए हैं, कई बार मैं आपको बता चुका। इसके बाद अनुसूची 8 में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? संख्या 22 भाषा है जो मान्यता प्राप्त हैं। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषा थी, उसके बाद सिंधी जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसके बाद अगर अनुसूची 9 आपसे पूछ ले तो अनुसूची 9 में क्या व्यवस्था है? जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी सुधार से संबंधित कानून इसमें है। और अनुसूची 10 में पूछ ले अगर तो दल बदल संबंधी कानून है। अगर 11 में पूछ ले तो पंचायती राज। 11 में क्या है? 11 में क्या बता देंगे? 11 में है भैया अनुसूची 11 में पंचायती राज की व्यवस्था करी गई है। और 12 में नगर पंचायत, 12 में क्या है? नगर पंचायत की व्यवस्था है। अगर 8 पूछता है, क्योंकि प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, और 9वीं जो अनुसूची है ये पहले संविधान संशोधन और अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई। और जो 11वीं अनुसूची है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और 93 में लागू हुई। अगर 12वीं अनुसूची पूछे तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और 93 में लागू हुई। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है तो कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं सबसे पहले किस राज्य में हुए थे? तो अगर राज्य पूछ ले तो क्या कह देंगे? ग्राम पंचायत के जो चुनाव है सबसे पहले राजस्थान में हुए। और अगर जिला पूछ ले राजस्थान के किस क्षेत्र में तो क्या कह देंगे? नागौर में हुए। और नागौर में भी अगर गांव पूछ ले तो नागौर के किस गांव में हुए तो क्या कह देंगे? किस गांव में हुए? बताओ किस गांव में हुए? फटाफट कमेंट करके बताओ किस गांव में हुए। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए। आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि जो राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती चुनाव हुए थे राजस्थान के नागौर के किस गांव में हुए थे। ठीक है, मैं बता देता हूं, लिखो बगधरी। क्या है? बगधरी गांव में, याद रखना, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी पेपर में पूछा गया, अक्सर तुम्हें बुक में राजस्थान मिल जाएगा, कहाँ हुए नागौर मिल जाएगा, गांव नहीं मिलता, तो ध्यान रखना किस गांव में हुए थे? बगधरी गांव में हुए थे, याद रखना। तो इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट होता है। ये प्रैक्टिस सेट हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए चला रहे हैं स्पेशल रूप से। हालांकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा इसी महीने, उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और जो पैट के फॉर्म भरे गए हैं उसके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। और बहुत ही जल्दी हम शुरू करेंगे हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्लस हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको संविधान के, इतिहास के, ज्योग्राफी के
अर्थशास्त्र के, करंट के, कंप्यूटर के, सबके मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे, फिजिक्स के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। टोटल जीके जीएस और स्टैटिक जीके भी, यहाँ सारा कुछ इस प्रैक्टिस सेट में मिक्सअप रूप से कंप्लीट कराएंगे। और हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, 1-2 दिन में ही। यूपी पुलिस कांस्टेबल और पैट तथा जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का प्रैक्टिस सेट और मैथ का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल ही रहा है, रीजनिंग का भी लाने वाले। सारे प्रैक्टिस सेट देखते रहे, मेहनत करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी जो आपके रिलेटिव हैं सबको शेयर कर दें ताकि सबका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। कल मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।